नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो अभी 4 विषयों को छोड़कर लगभग सभी विषयों के जो इंटरव्यू की कॉल है या यूं कहें इंटरव्यू के लिए जो रिज़ल्ट है वो जारी हो चुके हैं। और ऐसी स्थिति में एक ही प्रश्न सबसे ज़्यादा मन में आ रहा है। जो चयनित हुए हैं उनके मन में तो शायद इतना नहीं है, लेकिन जो अचयनित रह गए हैं वो जाहिर सी बात है ज़्यादा हैं जितने की चयनित हुए। तो उनके मन में एक प्रश्न बहुत बड़ा कि प्राप्तांक यानी कि जो हमारे मार्क्स हैं कि भाई कितने आए हैं 200 में से, क्योंकि इंटरव्यू तक पहुंचते तो 224 में से कितने होते, तो वो कब तक जारी किए जाएंगे। देखिए आज अपना जो ये पूरा चलचित्र होने वाला है वो इसी बारे में होने वाला है। इससे पहले भी मैंने इस प्रश्न का एक छोटा सा इन शॉर्ट आंसर आपको दिया था, लेकिन आज थोड़ा विस्तार पूर्वक बात करेंगे, इसकी कुछ लाभ और हानियां भी जानेंगे और इसके साथ ये भी जानेंगे कि एग्जैक्टली कब आ जाएगा आपके जो है मार्क्स, और उसमें आप रोल नंबर ऐड करके देख पाओगे। चाहे 200 में से 20 नंबर है तो भी, और 200 में से मैं तो कहूँ 100 सवा 100 है, चयन जो सूची है उससे 1 नंबर कम है तो भी, तो सारी चीज़ें आप तब देख पाओगे। देखिए सबसे पहली बात कि इस प्रश्न के उत्तर से पहले कुछ और प्रश्न हैं, उनके उत्तर जो है वो दिए जाने जरूरी है। सबसे पहली बात ये कि प्राप्तांक क्यों जारी किए जाने चाहिए। देखिए जारी किए जाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है किसी अभ्यर्थी के लिए वो ये है कि वो अगली भर्ती के लिए इस बेसिस पे तैयारी कर सकता है कि हाँ मेरा जो मेरे अंक हैं, मेरे मार्क्स हैं बहुत क्लोज गए हैं, तो डेफिनेटली वो उसी भर्ती की अगर दोबारा तैयारी करता है तो 99% चांस ये बनते हैं कि वो फिर से सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं होते हैं किसी भी भर्ती में। और विशेषकर अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो चेंजेस तो होते हैं, बट हाँ अगर कोई इतना क्लोज आ जाए कि एक आधे नंबर से 2 नंबर से 5 नंबर, और मैं तो कहूँ 10 से कम नंबर से अगर कोई रह रहा है फाइनल लिस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो डेफिनेटली उस अभ्यर्थी के पास बहुत सही चांस है, क्योंकि 1000 पदों पर यही भर्ती फिर से रिपीट हो रही है। अब तो 918 पे है, आने वाली 1000 पे है, तो बहुत बढ़िया चांस उसके पास रहेगा, बशर्ते कि उनको अपने अंक जो है वो पता चल जाए, ताकि मालूम पड़े कि हाँ उन्हें कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि प्राप्तांक क्यों जारी किए जाने चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्राप्तांक जारी करने में देरी क्यों कर रही है आरपीएससी। तो देखिए आरपीएससी के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है प्राप्तांक जारी करना। उनके पास सभी अभ्यर्थियों की जो ओएमआर आंसर शीट है वो पड़ी हुई है, और वो कंप्यूटर में ऐड करके उन्होंने रिजल्ट तैयार किए, उसी बेसिस पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, और उसी बेसिस पे जो अपने 7-8 विषयों के जो फाइनल रिजल्ट जारी हुए हैं वो भी उसी आधार पर ही जारी किए गए। तो चेक तो सबकी हो चुकी है, लेकिन आरपीएससी क्यों देरी कर रही है। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो आरपीएससी ये कहती है कि इस भर्ती को कोर्ट में नहीं ले जाया जाए, या कोई भी भर्ती कोर्ट में नहीं अटके, उसके कारण हम देरी कर रहे हैं। देखिए ऐसा क्यों कहती है आरपीएससी, क्योंकि जैसे कोई भी विषय की इंटरव्यू के लिए कट ऑफ है 105 नंबर। अब कोई अभ्यर्थी, अब सपोज आरपीएससी सबके रिजल्ट जारी कर ले, सबके मार्क्स जारी कर दे, तो फिर क्या होगा कि कोई ऐसा अभ्यर्थी जिसके 104 बन रहे हैं, 4.5 बन रहे हैं, 4.25 बन रहे हैं, या मैं तो कहूँ 104.99 बन रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अभ्यर्थी कोशिश करेगा कि कोई न कोई ऐसे प्रश्न पे मैं कहीं के आपत्ति लगाऊं, कोर्ट में रिट लगाऊं, या कुछ भी एक ऐसा करूं जिससे मेरे ये एक आधा नंबर जो है वो बढ़ जाए और मैं इंटरव्यू के लिए मेरा जो है कॉल हो जाए। हालांकि ये डिफिकल्ट रहेगा आगे कि वो 24 नंबर में से पूरे भी अगर 24 लाता है तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसके जो है ऊपर वाले जो अभ्यर्थी हैं, सबसे नीचे वाली कट ऑफ जो होती है वो सबसे नीचे वाले अभ्यर्थी की होती है। तो ऊपर वाले जो अभ्यर्थी हैं वो तो अगर 15 नंबर लाएंगे तो भी सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन एक ही रीज़न हो सकता है। सेकंड रीज़न ये है, कोई अभ्यर्थी सेलेक्ट हुआ है, जैसे कट ऑफ 105 गई है और कोई अभ्यर्थी 115 पे है, तो जाहिर सी बात है 10 नंबर ज़्यादा है। अब वो ये कोशिश जरूर करेगा कि यार 4-5 नंबर और अगर इसमें बढ़ जाए तो फिर आगे मैं अगर 24 में से 15-20 ले आऊँ तो फिर मेरा सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हो जाएंगे। देखिए परिश्रमी अभ्यर्थी ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन कुछ एक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो किसी और रीज़न से आ चुके हैं इस रडार में कि वो सेलेक्ट हो सकते हैं, तो डेफिनेटली उनकी कोशिश रहेगी कि इस भर्ती में ये ऐसा कुछ कर जाएं जिस बेसिस पे उनके 4 या 5 अंक, 2-4 अंक जो भी है वो बढ़ जाएं, और उस बेसिस पे वो फाइनल सिलेक्शन प्राप्त कर ले। और ऐसा एक छोटा सा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि जैसे फाइनल लिस्ट में कोई एक आधे नंबर से रह रहा है तो उसमें वो कोशिश करेगी किसी प्रश्न पे कोई ऐसी आपत्ति लगाएं जिस बेसिस पे उसका आधा 1 नंबर या 2 अंक बढ़ जाए और उस बेसिस पे वो सेलेक्ट हो जाए। तो ये भी एक चांसेस हो सकते हैं कि आरपीएससी हमेशा ही सारी प्रोसेस होने के बाद, सारी प्रोसेस का मतलब ज्वाइनिंग नहीं है, सारी प्रोसेस का यहाँ पर जो मतलब है वो है पूरा रिजल्ट जारी करना। आरपीएससी जो होती है वो कभी भी ज्वाइनिंग नहीं देती, आरपीएससी कभी भी आपको कॉलेज या स्कूल अलॉट नहीं करती। आरपीएससी जो काम करती है
रिजल्ट जारी करना, उससे पहले एग्जाम कंडक्ट करवाना, नोटिफिकेशन निकालना, आंसर कीज वगैरह, यही सारा काम रहता है। आरपीएससी का ये काम कभी भी नहीं है कि वो ज्वाइनिंग दे या फिर आपकी काउंसलिंग जो कैंप्स हैं उनका आयोजन करे। वो सब अलग अलग लेवल पे होते हैं। जैसे मैं स्कूल एजुकेशन की बात करूं तो फिर स्कूल एजुकेशन में जो अपना बीकानेर निदेशालय है वो ये सारा सब कुछ मैनेज करता है। और ऊपर थोड़ा हायर एजुकेशन में हम लोग जाएंगे तो फिर कॉलेज आयुक्तालय है जयपुर में, वो ये मैनेज करता है कि किस कॉलेज में कौन सी रिक्तियाँ हैं, किसको कहाँ ज्वाइनिंग देनी है। तो ये सारी प्रोसेस जो है काउंसलिंग की, ज्वाइनिंग की, ये सब ये दो संस्थाएं ही करती हैं। और अगर मैं स्कूल एजुकेशन की बात करूं तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, कोई थर्ड ग्रेड जिस जिले में ज्वाइन होता है उसका ट्रांसफ़र उसी जिले में होता है। सेकंड ग्रेड जो है उसका ट्रांसफ़र उसी संभाग में होता है, उसके बाहर नहीं होता। और जो फर्स्ट ग्रेड होते हैं उनके फिर कॉलेज लेक्चरर की तरह ऑल ओवर राजस्थान कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन राजस्थान से बाहर नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। कुछ एक अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर कॉलेज लेक्चरर बन जाएंगे तो राजस्थान के बाहर भी ट्रांसफ़र होगा क्या? देखिए अभी तक तो मैंने ऐसा कभी सुना नहीं है, और जितने भी मेरे जो वरिष्ठ शिक्षक वगैरह रहे हैं उनसे बात वगैरह होती है तो यही है कि राजस्थान के बाहर तो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप आर्मी वगैरह में होते हैं, सेंट्रल स्कूल जो है या जो नवोदय विद्यालय है या जो केवीएस है केंद्रीय विद्यालय समिति, उनके अगर आप टीचर होते तो डेफिनेटली राजस्थान के बाहर भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता था। लेकिन राजस्थान के जो भी टीचर हैं, चाहे वो थर्ड ग्रेड हैं, सेकंड ग्रेड हैं, फर्स्ट ग्रेड हैं या फिर कॉलेज लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर में है, तो फिर उनका राजस्थान के बाहर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो ये कुछ एक चीज़ें जो हैं वो इसमें काम करती है। यही सारा जो मैनेजमेंट है वो स्कूल लेवल पे जो निदेशालय बीकानेर वो देखता है, और कॉलेज लेवल पे आयुक्तालय जयपुर देखता है। तो ओरिजिनली जो आरपीएससी प्राप्तांक जारी करती है वो सारी रिजल्ट जो है, अब रिजल्ट का क्या मतलब है? रिजल्ट का मतलब अभी जो इंटरव्यू के लिए कट ऑफ जारी हो रही है वो रिजल्ट नहीं है, प्रोविजनल कट ऑफ नहीं है। रिजल्ट का जो मतलब है वो फाइनल कट ऑफ जो निकलती है, जिसमें एक मेन लिस्ट होती है, एक रिजर्व लिस्ट होती है। जब ये दो लिस्टें जारी होती है उसके बाद जो है आपका फाइनल जो मार्क्स है वो जारी होते हैं। क्योंकि जब फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी होती है, मेन या रिजर्व लिस्ट जारी हो चुकी होती है, उसके बाद आरपीएससी वो सारे डॉक्यूमेंट्स या सारी जो प्रोसेस है वो आयुक्तालय को भेज देता है कॉलेज लेक्चरशिप में। और स्कूल लेक्चरशिप यहाँ सेकंड ग्रेड है क्योंकि थर्ड ग्रेड नहीं कराता आरपीएससी, तो वो सारे भेज देता है कहाँ पे? निदेशालय बीकानेर को। तो अब आरपीएससी के पास कुछ भी नहीं है, अब वो चाहे कुछ भी करें आरपीएससी पे उंगली नहीं उठेगी, अब सीधा उधर से ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी। अब इसमें एक प्रश्न ये भी रहता है कि जैसे मेन लिस्ट सभी विषयों की जारी हो चुकी है, रिजर्व लिस्ट भी जारी हो चुकी है, तो उसके बाद आरपीएससी कब तक जो है जारी करेगा? तो देखिए उसके बाद एक सप्ताह से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कई बार एक दो दिन ही लगते हैं, कई बार 5 दिन लगते हैं, मैक्सिमम एक सप्ताह से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अभी देखिए एक और प्रश्न है कि प्राप्तांक नहीं की जारी किए जाने के क्या लाभ और हानियां हो सकती है? तो देखिए राजनीति का टीचर हूँ तो थोड़ा लाभ हानियाँ होती हैं। राजनीति की एक विशेषता है कि कोई भी चैप्टर आप उठा के देख लो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो पहले कुछ विचारक होंगे जो उनकी अच्छाइयाँ बताएंगे, और दूसरी जो पेज में या मैं कहूँ एक 2-4 पेज बाद ऐसे विचारक भी नजर आएंगे जो उनकी बुराइयां करेंगे बैठ के। तो ये राजनीति में चलता है, कभी आप बुक्स पढ़िएगा। तो यहाँ भी हम लोग बात करेंगे लाभ और हानि की। तो देखिए आयोग इसके क्या लाभ बताता है कि हम प्राप्तांक क्यों नहीं जारी करते, कि बेमतलब का विवाद नहीं होता, भर्ती व्यवधान रहित पूरी हो जाती है, कोई उसमें अड़चन नहीं आती, और भर्ती न्यायालय में नहीं अटकती, ये भी आरपीएससी कहता है। अब हानियां क्या है? स्टूडेंट्स जो बता रहे हैं, जो अभ्यर्थी कैंडिडेट्स बता रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि अपारदर्शिता होती है इससे, कि आरपीएससी में समझ लो कोई एक ऐसा कोई व्यक्ति हो, जैसे अभी साक्षात्कार जो थे आरएस वाले, उसमें बहुत बार ऐसा मैटर सामने आया जब कुछ एक ऐसे नेताओं ने या फिर उनके जो अधिकारी वगैरह रिश्तेदार हैं उन्होंने मिल के आरएस के जो इंटरव्यू थे उसमें पैसे देकर और उनकी रैंक अप करने की कोशिश की। अपने बाड़मेर से भी ऐसे कई लोग निकल के सामने आए, और एक प्रिंसिपल जो थे वो भुलटिया शायद या खरटिया गांव के थे, तो उनका नाम भी सामने आया था, जोगाराम नाम करके। मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती ऐसे एक गए गुजरे इंसान का नाम लेने में, क्योंकि उसने शिक्षक के पेशे को बहुत ज़्यादा बदनाम किया है। हम भी कहीं जाते हैं, कहते हैं टीचर है, तो वो कहते हैं कि आप कहाँ से हो, तो बाड़मेर से। यार बाड़मेर के टीचर तो ऐसे हैं, वो तो यार प्रिंसिपल के पद पर वो 2 पैसे के चक्कर में उसने ऐसा कर दिया। तो हमारी भी एक बार आंखें नीची हो जाती है ऐसे घटिया लोगों के कारण। इसीलिए मेरी आपसे हमेशा यही गुजारिश है, प्रार्थना है कि पैसे दे के कभी भी सिलेक्शन या पैसे दे के कभी भी रैंक अप करना या इंटरव्यू पार करना, ऐसी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इसका नतीजा आज चाहे आपको बुरा नजर ना आए लेकिन कभी न कभी बुरा जरूर लगेगा। तो देखिए पहली हानि तो अपारदर्शिता है, क्योंकि मार्क्स नहीं पता, तो फिर ऐसा अभ्यर्थी जिसके 50 भी नहीं बन रहे
वो भी इंटरव्यू तक पहुंच सकता है कि कौन देख रहा है। किसे पता कि वो जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, जैसे 50 सीटें हैं तो 150 या 200 250 लोग बुलाए, किसे पता कि उन सब के वो नंबर हैं जो कट ऑफ वाले हैं, क्या पता। तो एक अपारदर्शिता रह जाती, ट्रांसपेरेंसी जो है इसमें नहीं रहती, ये इसकी सबसे बड़ी हानि है। दूसरी हानि क्या है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। जैसे अभी मैंने जोगाराम का उदाहरण दिया, तो कहाँ तो साहब प्रिंसिपल साहब थे, 1-1 लाख, ऑलमोस्ट 1 लाख सैलरी, 80-90 हज़ार सैलरी थी, और कहाँ आप जेल में बैठे हैं, पुलिस ने 3 दिन रिमांड लिया, वो अलग। तो ऐसे लोग भी हैं, और मैं तो कहूँ ऐसे लोगों का मैं जितना दुष्प्रचार कर पाऊँ उतना कम है, क्योंकि ऐसी बात सुनेंगे तभी शिक्षक जो है वो थोड़ा ध्यान से चलेंगे कि हाँ, हमें आगे तो बढ़ना है लेकिन तरीके से आगे बढ़ना है, और अपनी जो नियमों के अनुसार आगे बढ़ना है, भ्रष्टाचार से आगे नहीं बढ़ना है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए। तो मार्क्स जारी नहीं होते, इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ सकता है। और एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, जैसे मैंने अभी बताया था कि आगे की तैयारी में सहयोग थोड़ा सा हो जाता है, अनुपयोगिता हो जाती है, कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, उसके 1-2 नंबर कम पड़े, या 5 या मैक्सिमम 10 अंक या उससे कम जो है उसके रहे हैं, तो एक वो थोड़ी किस्मत का फैक्टर हो गया, और वो उसमें पूरी जी जान अगर फिर से लगाता है और अगले 5-7 महीने 8 महीने दे देता है उस तैयारी को, तो डेफिनेटली उसका श्योर सिलेक्शन है और टॉप रैंक से है। तो ये चीज़ें जो है काम आती है, लेकिन तब जब उसको पता हो कि भाई मेरे मार्क्स कम कितने पड़े पड़े तो कम है, उस लिस्ट में जो इंटरव्यू के लिए जो कॉल कट ऑफ होती है उसमें भी ऊपर वो रोल नंबर दिए होते हैं, नीचे कट ऑफ होती है, तो मालूम रहता है किन किन को बुलाया है। और फाइनल लिस्ट जो आती है उसमें भी वो कट ऑफ और ऊपर रोल नंबर दिए होते हैं, तो ये भी पता होता है कौन सी रैंक है और कौन कौन सेलेक्ट हुए, रिजर्व लिस्ट में कौन है, मेन लिस्ट में कौन। लेकिन ये तो पता चले कि वो कोई व्यक्ति रहा है, तो उससे तो पता ही नहीं कि वो 1 नंबर से रहा है कि 100 नंबर से रहा है, तो ये जरूर उसे पता होना चाहिए। हाँ, आंसर की वगैरह में जो है वो चेक कर लेते हैं, लेकिन एक उसमें दिक्कत ये है कि अब आंसर की तो वो जारी करते हैं आरपीएससी वाले, और उस पर आपत्ति भी मांगते हैं, लेकिन फाइनल आंसर की मोस्टली जारी नहीं करते। और यही एक सबसे बड़ा मैं समझता हूँ इसका एक नुकसान भी है, कि अगर फाइनल आंसर की जारी की जाए तो अभ्यर्थी उसके अकॉर्डिंग अपनी पूरी जो एक वो लेके जाते हैं कार्बन कॉपी आंसर की, जो अपने होती है ओएमआर आंसर शीट जो होते हैं उसकी कार्बन कॉपी, उसको देख कर वो पता लगा लेंगे कि हाँ मेरे अंक कितने बन रहे हैं, तो फिर ये प्राप्त अंक जारी किए जाने की इतना झंझट ही नहीं रहेगा। लेकिन दिक्कत ये आती है, कम से कम 4 या 6, मतलब 2 से ज़्यादा प्रश्नों पर वो लग जाती है आपत्ति, और बहुत क्लोज आके कोई अभ्यर्थी रहता है। जैसे मेरे एक साथी विद्वान थे, वो इस बार रह गए, वो कह रहे थे कि मेरे यार पहले तो इस कट ऑफ से ज़्यादा बन रहे थे, लेकिन अब तो मैं कट ऑफ से बाहर हो गया, तो मेरे जो 2-3 नंबर कम पड़ गए, पड़े किधर। अब उस व्यक्ति को ये नहीं पता, क्योंकि वो मॉडल आंसर की के बाद फाइनल आंसर की जारी नहीं की। अब वो फाइनल आंसर की जारी नहीं की तो फिर उन्हें कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे जो ये 2-4 नंबर कटे हैं वो कटे किधर है। तो इस बेसिस पे वो बाहर हो गए, अब उन्हें समझ कुछ नहीं आ रहा, वो आगे की तैयारी करें तो किस बेसिस पे करेंगे, यार मेरा डिफरेंस कितना रहा सिलेक्शन से, मैं कितने अंकों से रह गया। तो ये सारी चीज़ें पता करने के लिए आरपीएससी अगर फाइनल आंसर की हर एक विषय की जारी करे आपत्तियों के बाद में, तो मैं समझता हूँ कि अभ्यर्थियों को इतना ज़्यादा रुचि भी नहीं होगी कि हाँ ये प्राप्तांक कब जारी किए जा रहे हैं, कि उनको खुद पता होगा, वो फाइनल आंसर की से अपनी वो जो उत्तर पुस्तिका होगी उसको मिला लेंगे और उनके खुद के मार्क्स पता चल जाएंगे। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो है प्राप्तांक किस महीने तक जारी हो सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने कहा कि फाइनल लिस्ट जिन विषयों की जारी हो चुकी है, जैसे 8 सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर, म्यूजिक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, बॉटनी, पंजाबी, केमिस्ट्री और हिस्ट्री, ये 8 सब्जेक्ट हैं, इनके फाइनल रिजल्ट जो है मेन लिस्ट और रिजर्व लिस्ट जारी हो चुकी है। तो शायद अगले महीने तक आपको इनके जो मार्क्स हैं वो जारी होते हुए दिख जाए, या अभी जो 28, 29, 30 है इसमें भी दिख जाए, क्योंकि 8 विषय जो है इसमें से हिस्ट्री जैसा बड़ा सब्जेक्ट भी शामिल है, और बॉटनी में भी काफ़ी सारे अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे, केमिस्ट्री में भी ठीक ठाक है, और बाकी जो सब्जेक्ट है पंजाबी वगैरह हो गए, एग्रीकल्चर, म्यूजिक वगैरह, ये तो इतने बड़े नहीं हैं, तो इनके मार्क्स जो है मेरे हिसाब से जारी किए जा सकते हैं। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि टोटल 31 विषयों के फाइनल रिजल्ट जारी होंगे तभी मार्क्स जारी होंगे। अभी ये जो 8 सब्जेक्ट है इनके फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं, तो फिर इनके मार्क्स भी जारी किए जा सकते हैं। अब अगर सबकी बात करें तो देखिए अब हिंदी है, राजनीति है, भूगोल है, और इंग्लिश, गणित भी काफ़ी संख्या में उनके अभ्यर्थी है। तो ये जो 5-7 सब्जेक्ट है जिनमें जो अभ्यर्थी है वो मोर देन 50 और मोर देन 100 है, जैसे पब्लिक एड का होगा तो उसमें तो 250-300 से भी ज़्यादा 400 के आसपास अभ्यर्थी हैं। तो ये सारे जो विषय जिसमें जो है मिनिमम 100 या उससे ज़्यादा जो अभ्यर्थी है उनका जो इंटरव्यू कंडक्ट करवाना है उसमें मोर देन अ वीक समय लगेगा, और 300-400 अभ्यर्थी है तो फिर 3-4 वीक समझ लो, और 700-800 के आसपास है तो पूरा महीना समझ लो। तो ये सारी प्रोसेस होने में पूरा 1 महीना लगेगा एक विषय का।
अब उसमें आरपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पास इंटरव्यूअर जो है वो किन किन विषयों के अवेलेबल है। जो प्रोफेसर होंगे वही इतने हायर लेवल का इंटरव्यू ले पाएंगे, बाकी हर किसी के बस की बात तो इसमें हो नहीं सकती, क्योंकि कोई 4th ग्रेड का इंटरव्यू होता है तो वो तो कोई भी ले सकता है। लेकिन इतने हाई लेवल और कॉलेज एजुकेशन में वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर जो है आने वाले समय के, उनका इंटरव्यू तो वही व्यक्ति लेगा जो खुद एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर होगा मिनिमम, तभी जो है वो इंटरव्यू ले पाएगा, उस विषय का ज्ञाता होगा तभी ले पाएगा। मिनिमम जो 3 इंटरव्यूअर बैठे होते हैं उनमें से एक तो जो है विषय का ज्ञाता होना जरूरी है, बाकी 2 फिर भी थोड़े नॉर्मल जानकारी वाले आरएस लेवल के चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें सब विषयों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है, लेकिन एक तो वो उस विषय का जानकार होना चाहिए। अब वो कब तक अवेलेबल होते हैं उसके बेसिस पे आरपीएससी जो है अभी तिथियां जारी करेगी। जैसे अभी राजनीति के जो है वो इंटरव्यू के कॉल लेटर जो है वो जारी कर दिए, तो ये सारी प्रोसेस चलने में अभी 3 से 4 महीने लगेंगे। सभी विषयों के फाइनल रिजल्ट जारी होने में दीपावली तक का समय लगना निश्चित है। और ऐसे बात करें इन 8 विषयों की तो अभी अगले 1 सप्ताह में आ सकती है, अगर आरपीएससी चाहे तो मार्क्स आ सकते हैं। और सभी विषयों की अगर आप बात करेंगे तो फिर दीपावली के आसपास इंटरव्यू के बाद जब फाइनल लिस्ट आ जाएगी, सभी की मेन लिस्ट आ जाएगी, सिलेक्शन लिस्ट, उसके बाद ही जो है इनके रिजल्ट जारी हो पाएंगे। कब? दीपावली के आसपास। तो उससे पहले तो प्राप्तांक, मेरा रिजल्ट का जो यहाँ पर कहने का तात्पर्य रिजल्ट शब्द का वो प्राप्तांक है, मार्क्स है। बाकी जो रिजल्ट है वो तो खैर जैसे मैंने बताया कि जैसे मेन लिस्ट जारी होगी उसके अगले 1 सप्ताह में, और मैक्सिमम अगर हम देखें तो दीपावली या इस साल के एंड तक जारी होंगे जिन विषयों के अभी बाकी है। और इन 8 विषयों के जो मैंने बताया, एग्रीकल्चर, म्यूजिक, पब्लिक एड, फिलोसफी, बॉटनी, पंजाबी, केमिस्ट्री और हिस्ट्री, इनके तो अगर आरपीएससी चाहे, क्योंकि अब सारी प्रोसेस हो चुकी है और ज्वाइनिंग जो है स्टार्ट करनी है, तो उनके तो डेफिनेटली जो है मार्क्स शो किए जा सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस रहेगी। अब इसमें एक बात और भी निकल के आएगी कि कुछ अभ्यर्थियों ने जो है कमेंट भी किए कि सर हमने सुना है कि ज्वाइनिंग देनी शुरू कर दी है। 1-2 अभ्यर्थियों ने पब्लिक एड का बोला है, 1-2 ने एग्रीकल्चर का बोला है। अब देखिए मैंने इसमें पता करने की काफ़ी कोशिश की, बट मुझे तो कोई इसमें ज़्यादा वो जानकारी मिल नहीं पाई। तो यही है कि आप आयुक्त ताले के जो नंबर है, संपर्क सूत्र है, उन पे कॉल करके आप पूछिए कि सर आपने ज्वाइनिंग देनी क्या शुरू कर दी है क्या, क्योंकि अब जो सारी प्रोसेस रहेगी ज्वाइनिंग की वो आयुक्त ताले के थ्रू होगी। बाकी अब आरपीएससी ज्वाइनिंग खुद कभी भी नहीं देता, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो पहुँचा दूंगा आप तक, वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।